नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अर्क विवाह की पूजा क्यों करवाई जाती है। अर्क विवाह की पूजा से क्या लाभ होता है। अर्क विवाह की पूजा के दरमियान कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। अर्क विवाह का विवेचन कौन से ग्रंथ में दिया गया है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अर्क विवाह की पूजा पाठ के दरमियान कौन कौन से विधि विधान किए जाते हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्क विवाह की पूजा क्यों करवाई जाती है। तो सुनिए, एक ज्योतिषकार जब किसी लड़के की पत्रिका के अंदर देखता है कि इस लड़के की पत्रिका के अंदर विवाह में देरी होने का योग है या फिर इसके जीवन के अंदर विवाह के अंदर सुख नहीं है या फिर उसकी कुंडली में दो शादी का योग है या फिर विवाह के बाद उसकी पत्नी का मृत्यु हो सकता है या फिर उसकी पत्नी हमेशा के लिए बीमार रह सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक विद्वान ज्योतिषकार लड़के के मम्मी डैडी को यह सलाह देता है कि आपके बेटे की पहले अर्क विवाह की पूजा करवाई जाए और पहली शादी को टाल दिया जाए, उसके बाद कुंडली मिलाप करके दूसरी शादी की जाए। अभी हम लोग जानेंगे कि अर्क विवाह के बारे में कौन से ग्रंथ के अंदर बताया गया है। तो सुनिए, कर्मकांड के अंदर धर्म सिंधु नाम का एक जबरदस्त ग्रंथ है। यह कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मणों के लिए बड़ा लाभकारी है। जो भी व्यक्ति कर्मकांड के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो उसे जीवन के अंदर एक बार धर्म सिंधु ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 294 के अंदर अर्क विवाह के बारे में काफी गहराई से बताया गया है कि जो भी लड़के की कुंडली के अंदर पहली शादी टूटने का योग हो या फिर वो लड़के की शादी होने के बाद उसकी पत्नी मरने का योग हो, उस लड़के की कुंडली में दो शादी का योग हो, तो उस लड़के की पहले अर्क पूजा करनी चाहिए, यानी कि अर्क विवाह की विधि करनी चाहिए। पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके उसका दूसरा विवाह करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि अर्क विवाह की पूजा के दरमियान कौन सी महत्व की 4 बातें हैं जो जानना और समझना आवश्यक है। सबसे पहला, अर्क विवाह की पूजा गलती से भी घर में नहीं करनी चाहिए। अर्क विवाह की पूजा घर से दूर 10-15 किलोमीटर दूर किसी पवित्र मंदिर में जाके अर्क विवाह की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, अर्क विवाह की जो विधि है, यानी कि अर्की विवाह जिसे हम कहते हैं, ये पूजा उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन विवाह का मुहूर्त हो। कहने का भावार्थ ये है कि ये पूजा कोई भी दिन कभी भी नहीं कर सकते। ये पूजा उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन विवाह का मुहूर्त हो। तीसरा, अर्क विवाह की विधि किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से करनी चाहिए। चौथा, अगर कोई लड़के की कुंडली के अंदर दो शादी का योग हो या फिर उसके विवाह में सुख न हो तो उसे पहले अर्क विवाह की पूजा करनी चाहिए, पहली शादी को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि काफी माँ बाप को यह पता होता है कि मेरे बेटे की पहली शादी टूटने का योग है और पंडित जी ने अर्क विवाह करने को कहा था, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पहले किसी लड़की के साथ कुंडली मिलाप करके सगाई पक्की कर लेते हैं और सगाई पक्की होने के बाद शादी के 1 हफ्ते पहले वो अर्क विवाह की विधि करवाते हैं, जो टोटली गलत है। अगर आपने एक बार सगाई कर ली तो आपके बेटे की पहली शादी तो पक्की हो गई, फिर जो आप अर्क विवाह कर रहे हो ये तो दूसरी शादी मानी जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले अर्क विवाह की पूजा करके
पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरी शादी में प्रवेश करना चाहिए। ये प्रॉपर बात है। अभी हम लोग जानेंगे कि एक विद्वान ज्योतिषकार जन्म कुंडली के अंदर और नवमांश कुंडली के अंदर वो कौन सी परिस्थितियां देखता है जिसके आधार पर वो ये कहता है कि इस लड़के की कुंडली में पहली शादी का सुख प्राप्त न होगा, या इसे दो पत्नी का योग है, या फिर विवाह के बाद इसकी पत्नी मर जाएगी। ये कैसे पता चलता है? तो आइए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। जैसे कि आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है, जो छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। तो ये पहला माइनस पॉइंट हो गया कि सप्तमें शुक्र नीच का है। दूसरा माइनस पॉइंट, सप्तम भाव में केतु है। तीसरा माइनस पॉइंट, नीच के मंगल की चौथी दृष्टि केतु पे है। तो यहाँ पे 3 माइनस पॉइंट हो गए। शुक्र नीच का है, सप्तम भाव में केतु है, नीच के मंगल की चौथी दृष्टि केतु पे है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ज्योतिषकार समझ जाता है कि इस लड़के को पहली शादी का सुख न प्राप्त होगा। तो वो क्या करेगा? लड़के के मम्मी डैडी को कह देगा कि आपके बेटे की कुंडली के अंदर पहली शादी का सुख नहीं है, तो आप अर्क विवाह करके उसकी पहली शादी के दोष को टाल दें और फिर उसके दूसरे विवाह की तरफ आगे बढ़े। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि, जो दसम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। सप्तम भाव के अंदर मंगल राहु की युति अंगारक योग बना रही है। और यहां पे आप देखिए, पंचमाधिपति मंगल सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा है। ध्यान से सुनना, पंचमाधिपति मंगल सप्तम भाव में उच्च का होकर राहु के साथ है, तो इसे प्रेम विवाह के योग भी कह सकते हैं। और सप्तमाधिपति नीच का है, जो विवाह भंग करवाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट मालूम पड़ता है कि सप्तमेश नीच का है और सप्तम भाव के अंदर मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, तो पहली शादी निश्चित टूटने का योग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा ज्योतिषकार लड़के की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए लड़के के मम्मी डैडी को कहता है कि आप अपने बेटे की पहली शादी अर्क विवाह करके पहली शादी को टाल दीजिए और फिर दूसरी शादी में प्रवेश कीजिए ताकि उसे सुख प्राप्त हो। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए, सप्तम भाव के अंदर कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठा है। तो पहला माइनस पॉइंट हो गया कि सप्तमेश शनि अष्टम भाव में बैठा है। दूसरा माइनस पॉइंट, सप्तम भाव के अंदर चंद्र राहु की युति ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाती है। फिर से कहूंगा, सप्तम भाव के अंदर चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है। सप्तमाधिपति शनि अष्टम भाव में बैठा है। तीसरा, सातवां भाव सूर्य और शनि दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया है, जिसे हम लोग कहते हैं सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात, पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र नीच राशि में निर्बल है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे माइनस पॉइंट हो गए। सप्तमेश शनि अष्टम भाव में, पहला माइनस पॉइंट। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, दूसरा माइनस पॉइंट। सप्तम भाव के अंदर चंद्र ग्रहण है, तीसरा माइनस पॉइंट। शुक्र नीच का है, चौथा माइनस पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा ज्योतिषकार लड़के के मम्मी डैडी को कहता है कि आपके बेटे की कुंडली के अंदर पहली शादी का सुख नहीं है, पहली शादी होके टूट सकती है, इसकी कुंडली में द्विभार्या योग बनता है। तो आप अपने बेटे की पहली शादी अर्क के झाड़ के साथ करो, यानी कि अर्क विवाह की पूजा करके उसकी पहली शादी के दोष को टाल दो और फिर उसकी दूसरी शादी के लिए आगे बढ़िए। चौथा एग्जाम्पल देता हूं, तुला लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए, सप्तम भाव के अंदर मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है, जो दसम भाव के अंदर नीच का है और सप्तम भाव के अंदर नीच का शनि खुद बैठा है और पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र भी नीच का है। कितने सारे माइनस पॉइंट हो गए। पहला, सप्तमाधिपति मंगल नीच का है, सप्तम भाव के अंदर शनि नीच का है,
पत्नी सुख का कारक शुक्र नीच का है और शनि के ऊपर राहु की वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो ये सारी परिस्थितियां ये दर्शाती है कि इस लड़के को पहली शादी का सुख प्राप्त न होगा। इसकी कुंडली में द्विभारा योग बनता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक अच्छा ज्योतिषकार कहता है कि आप अपने बेटे की पहली शादी अर्क विवाह करके पहली शादी के दोष को टाल दीजिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह कीजिए। अगर मान लो लड़के की कुंडली के अंदर 2 शादी टूटने का योग हो तो 2 बार अर्क विवाह करना चाहिए। अगर लड़के की कुंडली के अंदर 3 शादी टूटने का योग हो तो 3 बार अर्क विवाह करना चाहिए और फिर चौथी शादी में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद आपको 5वां एग्जाम्पल देता हूं कि आप देखिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है, जो नीच राशि में निर्बल है। उसके बाद सप्तम भाव के अंदर शनि केतु 2 पाप ग्रह एक साथ बैठ के शनि केतु का श्रापित योग बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी पहली शादी टूटने का योग बना। सप्तम भाव के अंदर श्रापित योग और सप्तमाधिपति बुध नीच का है। तो ये लड़के की भी पहली शादी टूटने का योग बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में अर्क विवाह की पूजा करके पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। आखिरी एग्जाम्पल देता हूं। मीन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है और सप्तमाधिपति बुध 12वें घर के अंदर बैठा है, व्यय में बैठा है, वो भी 2 पाप ग्रहों के बीच में। फिर से बोलता हूं, सप्तम भाव के अंदर शुक्र नीच का है, सप्तमाधिपति बुध 12वें व्यय स्थान में है और बुध पाप कर्तृ योग में पीड़ित है। उसके बाद सप्तम भाव में नीच के शुक्र के ऊपर मंगल की भी चौथी दृष्टि है, शनि की भी 7वीं दृष्टि है। तो कितने सारे माइनस पॉइंट हो गए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी एक अच्छा ज्योतिषकार कहता है कि आपके बेटे की कुंडली के अंदर पहली शादी का सुख प्राप्त न होगा, इसकी पहली शादी होके टूट जाएगी। तो आप अर्क विवाह की पूजा करके इसके पहली शादी के दोष को टाल दीजिए और फिर कुंडली मिलाप करके इसकी दूसरी शादी में प्रवेश कीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी नियम हैं। ये सारे नियमों को देखने के बाद पता चलता है, प्रिय दर्शकों, अर्क विवाह की पूजा करनी या नहीं करनी, इसके लिए बहुत सारी चीजों का अध्ययन होता है। जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव को देखा जाता है कि सप्तमाधिपति कैसी स्थिति में है। उसके बाद सप्तम भाव के अंदर क्या पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं, सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में पीड़ित तो नहीं है, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और सप्तमेश अशुभ तो नहीं बन रहे हैं। अगर नवमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति पीड़ित हो, नवमांश कुंडली में सप्तमाधिपति भी अगर नीच का हो, सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में हो, सप्तमाधिपति नीच का हो, सप्तमाधिपति पाप ग्रहों से भ्रष्ट हो, तो भी उसकी पहली शादी टूटने का योग बनता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अर्क विवाह की पूजा करके पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और फिर दूसरी शादी में प्रवेश करना चाहिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अर्क विवाह की पूजा के दरमियान कौन कौन से विधि विधान किए जाते हैं, ब्राह्मण कौन कौन सी पूजा पाठ करता है, वो सारी बातें मैं आपको बताने आगे बढ़ रहा हूं। तो सुनिए, सबसे पहले एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपने यजमान को लेके 10-15 किलोमीटर दूर किसी पवित्र मंदिर में लेके जाता है और वहां पे जाके सबसे पहले 4 प्रकार की शुद्धि करवाता है। पहली शुद्धि है आत्मशुद्धि, दूसरे नंबर पे आती है अंग शुद्धि, तीसरे नंबर पे आता है स्थान शुद्धि और चौथे नंबर पे आता है सामग्री शुद्धि। फिर से बोलता हूं, आत्मशुद्धि, अंग शुद्धि, स्थान शुद्धि और सामग्री शुद्धि। ये 4 प्रकार की शुद्धि होने के बाद ब्राह्मण सबसे पहले दीप पूजन करवाता है, यानी कि अग्नि की पूजा करवाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पूजा पाठ को स्वर्ग में पहुंचाने का काम अग्निदेव का है, दीप देव का है। इसीलिए अग्नि पूजन करवाया जाता है, दीप पूजन करवाया जाता है। उसके बाद संकल्प लिया जाता है। हाथ के अंदर चावल, पुष्प, गंगा जल, 3 पवित्र चीज लेके ब्राह्मण संकल्प पढ़ता है और संकल्प के अंदर क्लियर कट यजमान से बुलवाता है कि मेरे बेटे की कुंडली के अंदर पहली शादी टूटने का योग है, मेरे बेटे की कुंडली में द्विभार्या योग है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरे बेटे की पहली शादी में
अर्क के झाड़ के साथ कर रहा हूं और उसके सारे दोष निवारण हो और उसे उत्तम कक्षा का पत्नी का सुख, वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख, संतान सुख प्राप्त हो, इसीलिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूं। उसके बाद गणपति की पूजा आरती की जाती है, वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं, स्तुतियां गाई जाती है। गणपति जी की पूजा होने के बाद मातृ का पूजन होता है। मातृ का पूजन होने के बाद नवग्रह पूजन होता है। नवग्रह पूजन होने के बाद कुल देवत का पूजन होता है। ध्यान से सुनना, अग्नि पूजन, गणपति जी की पूजा, उसके बाद कलश पूजा की जाती है। कलश पूजा के बाद मातृ का पूजन, मातृ का पूजन के बाद ग्रह पूजन, ग्रह पूजन के बाद कुल देवी की पूजा। ये सभी भगवानों की पूजा होने के बाद अब सबसे पहले हम हवन प्रज्वलित करते हैं ताकि शादी की पूजा शुरू हो। और विवाह की पूजा जब शुरू होती है तो 5 प्रकार के होम किए जाते हैं। और वो 5 प्रकार के होम कौन से हैं तो सुनिए। सबसे पहले भगवानों का होम होता है, यानी कि जितने भी भगवानों को आमंत्रित किया है वो सभी को हमें हविष्य देके, आहुति देके उनको भोजन करवाना होता है। तो सबसे पहले भगवानों का होम, उसके साथ साथ होता है नवग्रह होम। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं गंधर्व होम, जिसे कहा गया है अभ्यातन होम। और हमें 12 गंधर्वों की आहुति देनी होती है, जिसे हम लोग अभ्यातन होम कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जया होम। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे आता है राष्ट्रभूत होम, यानी कि पृथ्वी के 15 भगवानों को आहुति देनी होती है, जो पृथ्वी के मेन 15 भगवान हैं। फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला भगवानों का होम, उसके साथ नवग्रहों का होम। दूसरे नंबर पे आता है गंधर्व होम, यानी कि अभ्यातन होम। चौथे नंबर पे, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है जया होम। चौथे नंबर पे आता है राष्ट्रभूत होम, जिसके अंदर पृथ्वी के 15 भगवानों को आहुति दी जाती है। और आखिरी नंबर पे आता है लज्जा होम। लज्जा होम के अंदर लड़के को अर्क का झाड़ जमीन से निकला हुआ मूल के साथ किसी गमले के अंदर या किसी पॉट के अंदर रखा जाता है। जिंदा झाड़, मट्टी में दबाया हुआ जिंदा झाड़ लेके उसे पूरे 7 फेरे मारने होते हैं। और वो झाड़ को पीछे पकड़ के भी चल सकता है, आगे पकड़ के भी चल सकता है। 7 फेरे मारने के बाद स्थान फेर होता है। स्थान फेर होने के बाद सप्तपदी की विधि होती है। सप्तपदी की विधि होने के बाद कंसार भक्षण, उसके बाद मंगलाष्टक पढ़े जाते हैं, कन्यादान संकल्प होता है। ये सारी पूजा पाठ होती है। ये सब पूजा पाठ हो जाने के बाद लड़के को छोड़ के बाकी के कोई भी उसके साथ जो आए हैं, मम्मी डैडी, चाचा चाची, मामा मामी, दोस्त यार, कोई भी वो झाड़ को लेके कहीं दूर जाके उस झाड़ को काट के फेंक देता है, पानी में उसे जल प्रवाह कर देता है, तो उसकी पहली शादी का दोष टल जाता है। उसके बाद उस लड़के के ऊपर 15 से 20 मिनट तक पानी का अभिषेक करवाया जाता है। और अभिषेक करने के बाद वो कपड़े उधर ही छोड़ दिए जाते हैं, दूसरे कपड़े पहन के उसे घर पे आना होता है। इस प्रकार से अर्क विवाह की पूजा पूरी की जाती है। प्रिय दर्शकों, अर्क विवाह की पूजा बहुत लाभदायी है। शास्त्रों में तो इधर तक कहा गया है कि सूर्य के 3 बच्चे हैं, यम, यमी और शनि। सूर्य के 3 बच्चे हैं, यम, यमी और शनि। जो यमी है वही अर्की है। सूर्य की पुत्री मानी गई है अर्की, और उसके साथ विवाह करके सारे दोषों को टाला जाता है। और ये बड़ी इफेक्टिव पूजा है। पिछले 27 सालों में मैंने कई लोगों की पूजा की है और वो लोग आज शादीशुदा होकर सर्वसुख संपन्न है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।